आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे अदालत, न्यायालय और कोर्ट में प्रयोग में लाए जाने वाले उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के शब्दों के संबंध में और उसके अर्थ को भी हम समझेंगे। तो साथियों, ये वीडियो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति न्यायालय में उपयोग में लाए जाने वाले उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के शब्दों के अर्थ नहीं जानते हैं, वो विधि या कानून को नहीं समझ सकते हैं। तो जो हमारे साथी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, विधि व्यवसाय करते हैं या फिर किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर आप सामान्य व्यक्ति भी हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों में हमने शब्दों को लिखा है। तो साथियों, अब देखते हैं कि नंबर 1 अदालत, न्यायालय, कोर्ट। नंबर 1 है अदालत, न्यायालय, कोर्ट। जहां पर न्यायाधिकारी या न्यायाधीश मामलों, वादों, मुकदमों की सुनवाई कर निर्णय देते हैं, उसे अदालत उर्दू में कहते हैं, हिंदी में न्यायालय कहते हैं और इंग्लिश में कोर्ट कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 2 है काजी। काजी न्यायाधीश या न्यायाधिकारी, जज या मजिस्ट्रेट। तो साथियों, नंबर 2 है काजी, न्यायाधीश या न्यायाधिकारी, जज या मजिस्ट्रेट। जो व्यक्ति मुकदमों, वादों, मामलों की सुनवाई कर निर्णय देते हैं, उन्हें उर्दू में काजी, हिंदी में न्यायाधीश या न्यायाधिकारी, इंग्लिश में जज या मजिस्ट्रेट कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 3 है पेशकार, प्रस्तुतकर्ता, क्लर्क या रीडर। तो साथियों, नंबर 3 है पेशकार, प्रस्तुतकर्ता, क्लर्क या रीडर। जो व्यक्ति न्यायाधीश या न्यायाधिकारी के समक्ष पत्रावलियां प्रस्तुत करता है, उसे उर्दू में पेशकार, हिंदी में प्रस्तुतकर्ता, इंग्लिश में क्लर्क या रीडर कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 4 है अहलमद, पत्रावलियों को अनुरक्षित करने वाला, रिकॉर्ड कीपर। तो अब साथियों देखते हैं नंबर 4 है अहलमद, पत्रावली अनुरक्षक या रिकॉर्ड कीपर। जो व्यक्ति पत्रावलियों को व्यवस्थित करता है, रख रखाव करता है और आए हुए नए अभिलेखों को पत्रावलियों में संलग्न करता है और उसकी जो डेट होती है उन डेटों को दर्ज करता है, तो ऐसे व्यक्ति को उर्दू में अहलमद, हिंदी में पत्रावली अनुरक्षक, इंग्लिश में रिकॉर्ड कीपर कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 5 है तहरीर, लिखित शिकायत, रिटन कंप्लेंट। साथियों, नंबर 5 है तहरीर, लिखित शिकायत, रिटन कंप्लेंट। पीड़ित व्यक्ति द्वारा घटनाक्रम को लिखित रूप में प्रस्तुत करने को उर्दू में तहरीर, हिंदी में लिखित शिकायत, इंग्लिश में रिटन कंप्लेंट कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 6 है रोजनामचा, आरक्षक पुस्तिका, पुलिस डायरी। साथियों, नंबर 6 है रोजनामचा, आरक्षक पुस्तिका, पुलिस डायरी। वह पंजिका जिसमें थाने में किए गए कार्यों को दिन प्रतिदिन दर्ज किया जाता है, उसे उर्दू में रोजनामचा, हिंदी में आरक्षक पुस्तिका, इंग्लिश में पुलिस डायरी कहा जाता है। साथियों, इसी डायरी को जनरल डायरी भी कहा जाता है,
जिसे आप जीडी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 7 है मुचलका बंध पत्र पर्सनल बॉन्ड। तो साथियों नंबर 7 है मुचलका बंध पत्र पर्सनल बॉन्ड। कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को करने या किसी निश्चित धनराशि का भुगतान करने का वचन देता है तो इसे मुचलका बंध पत्र यानी उर्दू में मुचलका कहते हैं, हिंदी में बंध पत्र कहते हैं और इंग्लिश में पर्सनल बॉन्ड कहा जाता है। तो अब साथियों देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 है जमानत आश्वासन बिल गारंटी। साथियों नंबर 8 है जमानत आश्वासन बिल गारंटी। जब किसी वाद का विचारण चल रहा होता है तो न्यायालय द्वारा करार पर शर्तों के साथ छोड़ दिया जाता है तो इसे उर्दू में जमानत, हिंदी में आश्वासन, इंग्लिश में विल या गारंटी कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 है बरी दोष मुक्त होना एक्वाइटल। तो साथियों नंबर 9 है बरी दोष मुक्त होना एक्वाइटल। जब किसी आपराधिक मामले में विचारण के दौरान अपराध सिद्ध नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को उर्दू में बरी, हिंदी में दोष मुक्त, इंग्लिश में एक्वाइटल कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 10 है हिरासत अभिरक्षा कस्टडी। तो साथियों नंबर 10 है हिरासत अभिरक्षा कस्टडी। जब पुलिस अभिरक्षा में होता है तो पुलिस कस्टडी कहा जाता है और जब न्यायालय की अभिरक्षा में होता है तो उसे जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है, जिसे उर्दू में हिरासत, हिंदी में अभिरक्षा और इंग्लिश में कस्टडी कहा जाता है। उसके तो अब साथियों देखते हैं नंबर 11। नंबर 11 है मुलजिम विचाराधीन अपराधी एक्यूज्ड। तो साथियों नंबर 11 है मुलजिम विचाराधीन अपराधी एक्यूज्ड। जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है और विचारण चल रहा होता है तो उसे या ऐसे व्यक्ति को उर्दू में मुलजिम, हिंदी में विचाराधीन अपराधी और इंग्लिश में एक्यूज्ड कहा जाता है। उसके अब साथियों देखते हैं नंबर 12। नंबर 12 है मुजरिम दोष सिद्ध अपराधी कन्विक्टेड पर्सन। तो साथियों नंबर 12 है मुजरिम दोष सिद्ध अपराधी कन्विक्टेड पर्सन। जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है और विचारण में अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे या ऐसे व्यक्ति को उर्दू में मुजरिम, हिंदी में दोष सिद्ध अपराधी या इंग्लिश में कन्विक्टेड पर्सन कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 13 इस्तगासा परिवाद पत्र कंप्लाइंट। नंबर 13 है इस्तगासा प्रतिवाद पत्र कंप्लाइंट। आपराधिक मामले में जब पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं की जाती है तो पीड़ित व्यक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पत्र पेश करता है तो इसे इस्तगासा उर्दू में कहते हैं और हिंदी में प्रतिवाद पत्र कहते हैं, इंग्लिश में कंप्लाइंट कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 14 है मुलतवी स्थगित करना एडजर्नेट। यानी कि जो नंबर 14 है उसमें है मुलतवी स्थगित करना, एडजर्नेट करना। तो जब न्यायालय के पास समय नहीं होता है या फिर किसी के आवेदन पत्र पर वाद में अग्रिम तारीख पेशी दे दी जाती है, कहने का मतलब है जब न्यायालय के पास समय नहीं होता है तो उन पत्रावलियों में अगली डेट दे दी जाती है, उस दिन की कार्रवाई को स्थगित करके या फिर
किसी के आवेदन पर उस दिन की कार्रवाई न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी जाती है और अग्रिम डेट दे दी जाती है, तो इसे उर्दू में मुलतवी, हिंदी में स्थगित करना और इंग्लिश में एग्जॉर्नेट कहा जाता है। तो अब साथियों देखते हैं नंबर 15, जिरह, पूछताछ या फिर सवाल जवाब, क्रॉस एग्जामिनेशन। नंबर 15 है जिरह, सवाल जवाब, पूछताछ, क्रॉस एग्जामिनेशन। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के बयानों की सत्यता को परखने और स्पष्ट करने के लिए पूछताछ करता है तो उसे उर्दू में जिरह, हिंदी में सवाल जवाब या पूछताछ कहा जाता है, इंग्लिश में क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 16 है इजरा। इजरा माने अनुपालन या एग्जीक्यूशन। तो साथियों नंबर 16 है इजरा, अनुपालन, एग्जीक्यूशन। न्यायालय द्वारा जब कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसके अनुपालन कराने के लिए उसके अनुपालन में की गई कार्रवाई, यानी कि जब कोई न्यायालय द्वारा आदेश पारित कराया जाता है उस आदेश के अनुपालन कराने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसे इजरा उर्दू में कहते हैं, हिंदी में अनुपालन कहते हैं, इंग्लिश में एग्जीक्यूशन कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 17 है हाजिर, उपस्थित, प्रेजेंट। तो साथियों नंबर 17 है हाजिर, उपस्थित, प्रेजेंट। संबंधित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष या न्यायालय के समक्ष पहुंचने को, प्रस्तुत होने को उर्दू में हाजिर, हिंदी में उपस्थित, इंग्लिश में प्रेजेंट कहा जाता है। तो अब साथियों देखते हैं नंबर 18। नंबर 18 है दरख्वास्त, आवेदन, प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन। साथियों नंबर 18 है दरख्वास्त, प्रार्थना पत्र, आवेदन, एप्लीकेशन। वाद दौरान जब कोई आवेदन किया जाता है या कोई मामले में प्रशासन को आवेदन दिया जाता है तो इसे उर्दू में दरखास्त और हिंदी में प्रार्थना पत्र या आवेदन और इंग्लिश में एप्लीकेशन कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 19 मिन जानिब की ओर से, ऑन बिहाफ, यानी कि नंबर 19 है मिन जानिब की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ। जब वाद दौरान कोई प्रार्थना पत्र किसी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें मिन जानिब उर्दू में कहा जाता है और हिंदी में की ओर से और इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ कहा जाता है। यानी मिन जानिब का मतलब होता है की ओर से, जैसे मिन जानिब शत्रुघ्न, यानी कि शत्रुघ्न की ओर से। इसका मतलब ये होता है कि ओर से, जिसे उर्दू में मिन जानिब और इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 20 है तलबाना, न्यायालय शुल्क, कोर्ट फीस। नंबर 20 है तलबाना, न्यायालय शुल्क, कोर्ट फीस। न्यायालय में वादकारी द्वारा जो न्यायालय द्वारा निर्धारित खर्च होता है जमा किया जाता है, या फिर न्यायालय से जब कोई अभिलेख प्राप्त किया जाता है तो उसमें जो शुल्क अदा किया जाता है उसे भी उर्दू में तलबाना, हिंदी में न्यायालय शुल्क, इंग्लिश में कोर्ट फीस कहा जाता है। तो अब साथियों देखते हैं नंबर 21
नंबर 21 है रोपकार, हित की नोटिस, प्रूफ ऑफ वंस वेल। तो साथियों नंबर 21 है रोपकार, हित की नोटिस या हित की सूचना, और इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ ऑफ वंस वेल। इसका मतलब होता है कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत प्राप्त अभिलेखों को उर्दू में रोपकार, हिंदी में हित की नोटिस या हित की सूचना और इंग्लिश में प्रूफ ऑफ वंस वेल कहा जाता है। अब साथियों देखते हैं नंबर 22 रिहाई, मुक्ति या छुटकारा, रिलीज। नंबर 22 है रिहाई, मुक्ति या छुटकारा, रिलीज। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जेल से छोड़े जाने को रिहाई कहा जाता है उर्दू में, और हिंदी में मुक्ति या छुटकारा कहा जाता है, इंग्लिश में रिलीज कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 23 है बाबत के संबंध में, इन मैटर ऑफ। नंबर 23 है बाबत के संबंध में, इन मैटर ऑफ। इस मामले के संबंध में श्रीमान न्यायालय को सूचना दे रहा हूं को बाबत उर्दू में कहा जाता है, हिंदी में के संबंध में, इंग्लिश में इन मैटर ऑफ कहा जाता है। यानी कि किसी मामले के संबंध में को बाबत कहा जाता है, के बाबत कहा जाता है। यानी जब किसी मामले के संबंध में कोई सूचना दी जाती है तो उसमें लिखा जाता है के बाबत, यानी के संबंध में। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 24 है मुबलिक, निश्चित धनराशि, फिक्स्ड अमाउंट। नंबर 24 है मुबलिक, धनराशि, यानी कि निश्चित धनराशि या निश्चित रकम, अमाउंट। किसी धनराशि या संपत्ति के पहले लिखे जाने वाले शब्द को उर्दू में मुबलिक, हिंदी में निश्चित धनराशि या निश्चित रकम, इंग्लिश में अमाउंट कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 25 है वाद दायरा, पुनर्स्थापन, रेस्टोरेशन। वाद दायरा, पुनर्स्थापन, रेस्टोरेशन। वाद की पुनः सुनवाई के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र को उर्दू में वाद दायरा, हिंदी में पुनर्स्थापन, इंग्लिश में रेस्टोरेशन कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 26 है हलफनामा, शपथ पत्र, एफिडेविट। नंबर 26 है हलफनामा, शपथ पत्र, एफिडेविट। अपनी बात को दृढ़ विश्वास के साथ लिखित रूप में कहने को हलफनामा उर्दू में कहा जाता है, हिंदी में शपथ पत्र कहा जाता है, इंग्लिश में एफिडेविट कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 27 है गवाह, साक्षी, विटनेस। नंबर 27 है गवाह, साक्षी, विटनेस। किसी पक्ष के समर्थन में बयान देने वाले व्यक्ति को गवाह, साक्षी या विटनेस कहा जाता है। तो उर्दू में कहते हैं गवाह, हिंदी में कहते हैं साक्षी, इंग्लिश में कहते हैं विटनेस। तो अब साथियों देखते हैं नंबर 28। नंबर 28 है सबूत, साक्ष्य, एविडेंस। नंबर 28 है सबूत, साक्ष्य, एविडेंस। मामले को सही व स्पष्ट करने वाले तथ्यों व तत्वों को उर्दू में सबूत, हिंदी में साक्ष्य और इंग्लिश में एविडेंस कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं 29 बहस, तर्क वितर्क, आर्गुमेंट। 29 है बहस, तर्क वितर्क, आर्गुमेंट। वाद के अंतिम समय में पक्ष और विपक्ष के बीच हुई बातचीत को, हुए तर्क वितर्क को उर्दू में बहस, हिंदी में तर्क वितर्क और इंग्लिश में आर्गुमेंट कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 30 है दफा, धारा, सेक्शन। नंबर 30 है दफा,
धारा, सेक्शन किसी अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के क्रम को उर्दू में दफा, हिंदी में धारा, इंग्लिश में सेक्शन कहा जाता है। तो अब साथियों देखते हैं नंबर 31। नंबर 31 है हादसा, घटना, इंसिडेंट। नंबर 31 है हादसा, घटना, इंसिडेंट। जब कोई अप्रिय कार्य हो जाता है तो उसे उर्दू में हादसा, हिंदी में घटना, इंग्लिश में इंसिडेंट कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 32 है बयान, कथन, स्टेटमेंट। नंबर 32 है बयान, कथन, स्टेटमेंट। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई बात कही जाती है तो उसे उर्दू में बयान, हिंदी में कथन, इंग्लिश में स्टेटमेंट कहा जाता है। तो अब साथियों देखते हैं नंबर 33, नजरी नक्शा, मौका स्थिति, सिट प्लान। साथियों नंबर 33 है नजरी नक्शा, मौके की स्थिति, सिट प्लान। आंखों से देखकर खींचा गया ग्राफ या चित्र को उर्दू में नजरी नक्शा, हिंदी में मौके की स्थिति, इंग्लिश में सीट प्लान कहा जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 34 है दबिश, छापा मारना, राइड। नंबर 34 है दबिश, छापा मारना, राइड। किसी व्यक्ति या वस्तु को अभिरक्षा में लेने के लिए एकाएक उस स्थान पे पहुंचने को उर्दू में दबिश, हिंदी में खोजबीन, इंग्लिश में राइड कहा जाता है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा अदालत में, न्यायालय में, कोर्ट में उपयोग में लाए जाने वाले उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के संबंध में और उसके अर्थ को विस्तृत रूप से समझा। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।